नमस्कार, सास बहू और सेंसेक्स के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोग की स्क्रीन पे हमारे टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडीज फ्लैश होंगे। रीच आउट करिएगा, हमारी टीम आपसे बातचीत करेगी और आगे के शोज में आपको शेड्यूल किया जाएगा, बुलाया जाएगा। आज सारी क्वेरीज को सुलझाने के लिए और मार्केट्स पे अपने व्यूज देने के लिए स्वास्तिका इन्वेस्ट स्मार्ट्स की कविता जैन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। कविता जी, स्वागत है और थैंक यू समय निकालने के लिए। अच्छा, बातचीत की शुरुआत करूं उससे पहले बता दूं, टाटा स्टील के कुछ ही देर में मैनेजमेंट से हम रूबरू होने वाले हैं। कुछ ही देर में वो रेडी होंगे और उनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि नंबर्स बहुत स्ट्रांग आए टाटा स्टील के। हालांकि स्टॉक जरूर इस समय आधे % के दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है, क्योंकि नंबर्स से पहले पिछले एक हफ्ते में आपने नोटिस करा होगा ऑलरेडी 9-10% का उछाल था, लेकिन नंबर्स में कोई कंप्लेंट नहीं। लेकिन बाजार पहले स्क्रीन पर और भारतीय बाजारों में आज वॉलेटाइल कामकाज हो रहा है, अस्थिरता है, टसल है बुल्स और बियर्स के बीच में। और ये टसल हमने कल भी आती हुई देखी थी, जब सीरियस प्रॉफिट टेकिंग ऊपरी स्तरों से हमारे भारतीय बाजारों में आई थी। तो आज एक समय निफ्टी था 60 पॉइंट ऊपर, और जो आप डिप देख रहे हैं एक समय था 100 पॉइंट का दबाव हम देख रहे थे, और अब इस समय ट्रेडिंग रेंज के मिड पॉइंट पर 15,100 के आसपास भारतीय बाजार कामकाज करते हुए, बिल्कुल जहां कल क्लोज किया था उन्हीं लेवल्स के आसपास इस समय ट्रेड। और दबाव जो बना रहा है वो लार्जली है निफ्टी बैंक। कल तो कुछ हद तक माइनर आउट परफॉर्मेंस था, आज आधे % के दबाव के साथ निफ्टी बैंक पे इस समय कामकाज होता हुआ। और देखिए क्या टसल है, मैं ऐसे आने से पहले देख रहा था, एचडीएफसी मदद कर रहा है। कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाई डॉक्टर साहब निफ्टी की, एचडीएफसी नहीं निफ्टी की एचडीएफसी मदद कर रहा है, एचडीएफसी बैंक में दबाव है, टीसीएस मदद कर रहा है, इन्फोसिस में दबाव है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व मदद कर रहे हैं, तो आज रिलायंस में दबाव है। वो देखिए आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल परफेक्ट टसल आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। कविता, क्विकली बाजार पे क्या कॉल है? गुड आफ्टरनून आशीष जी। वेल, बाजार अभी बिल्कुल मिड पॉइंट पर खड़ा है। ऑल्दो जब तक 15,000 का साइकोलॉजिकल लेवल हम नहीं तोड़ते हैं, तब तक बाय करने की ही चेष्टा करेंगे नीचे के लेवल से। तो फिलहाल मिड पॉइंट पर है, तो निफ्टी या बैंक निफ्टी पर कोई कॉल देना नहीं चाहूंगी मैं। बट हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट है, एनबीएफसीज में मूवमेंट आते हुए दिख रहे हैं, तो वहां कुछ देखा जा सकता है। एल्स बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही अभी मिड पॉइंट पर हैं। मुझे नहीं लगता है यहाँ से कोई कॉल जनरेट करना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली एक नो ट्रेड जोन है। लेकिन कविता, टाटा स्टील का जरा चार्ट स्टडी करिएगा, क्योंकि टाटा, अच्छा मैनेजमेंट को दिखाइएगा स्क्रीन पर, क्योंकि टाटा स्टील के बहुत स्ट्रांग नंबर्स आए। आय में 11.5%, कारोबारी मुनाफा 160% उछला, मार्जिन 10 से बढ़कर 23-24% पे पहुंचते हुए नजर आए। और खास तौर पे इंडिया का जो कारोबार था उसमें बहुत तगड़ा ट्रैक्शन था, उसी से परफॉर्मेंस में एक बीट आपको टाटा स्टील के नंबर्स में देखने को मिलेगा। और एक और हाईलाइट थी डीलेवरेजिंग जो कंपनी कर रही है, डेट जो सीक्वेंशियली रिड्यूस कर रही है, वो एक और इंटरेस्टिंग हाईलाइट। लेकिन अब टाटा स्टील के सीईओ और एमडी टीवी नरेंद्रन साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। नरेंद्रन सर, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और कंग्रेचुलेशंस ऑन अ गुड सेट ऑफ नंबर्स। ये Q3 का परफॉर्मेंस वाकई स्ट्रांग था आपकी कंपनी से, लेकिन नियर टर्म के लिहाज से आउटलुक कैसा है? और क्योंकि इस बार डोमेस्टिक कारोबार ने मार्केट परफॉर्मेंस को ड्राइव करा, उसके बारे में भी बताएं सर, कैसा चल रहा है? तो Q3, हम लोग का Q3 has been a good quarter for Tata Steel. हम लोग का EBITDA has been the highest ever EBITDA, consolidated EBITDA. And main reason ये था कि globally steel prices have been strong. In India, we recovered very well economically, and also Tata Steel has been preparing for the recovery. Tata Steel had taken out a lot of costs over the last 1.5 years in multiple units, particularly in India, and that has demonstrated in the bottom line. We expect Q4 also to be good. Beyond that, of course, we expect the demand to be strong, क्योंकि next year में हम लोग को उम्मीद है कि demand बढ़ते जाएगा इंडिया में. We will come back to the pre-pandemic levels. Steel prices, of course, will depend more on the international issues and also the iron ore and coal cost. अच्छा, ठीक है, इस बार का परफॉर्मेंस अच्छा था और खास तौर पे डोमेस्टिक बिजनेस जो था उसने परफॉर्मेंस को ड्राइव करा। एक और नरेंद्रन साहब इंटरेस्टिंग बात थी जो आपने डेट रिड्यूस करा है, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट क्यू ऑन क्यू सीक्वेंशली 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का डेट रिडक्शन, और 86,000 करोड़ रुपीस पे इस समय आपका डेट खड़ा हुआ है। क्या प्लान है इस करंट क्वार्टर जो इस समय चल रहा है उसको लेकर, FY22 को लेकर, किस हद तक डेट रिडक्शन के टारगेट्स लेके चल रहे हैं, किस हद तक डेट रिड्यूस हो पाएगी कंपनी की?
जरूर, हम लोग Q4 में बोला है कि ग्रॉस डेट विल रिड्यूस बाय एटलीस्ट 12,000 करोड़। एक्चुअली हम लोग का 3 साल पहले हम लोग बोले थे कि हर साल में हम लोग चाह रहे हैं कि द डेट इज ब्रॉट डाउन बाय एटलीस्ट $1 बिलियन। तो उसमें फर्स्ट ईयर वी डिड दैट, सेकेंड ईयर वी कुडंट डू दैट क्योंकि इंडियन मार्केट वाज अ बिट वीक एंड द इकोनॉमिक कंडीशंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी वाज नॉट सो ग्रेट। और ये पैंडेमिक ईयर में हम लोग सोचे थे कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, बट आई थिंक वी हैव डन मोर देन we had originally thought, or so we have made up for that 1 year where we did not reduce by 1 billion. तो जो हम लोग का $1 billion per year का प्लान है, we are ahead of target now if I look at the performance, and उम्मीद है कि आने वाले दिनों में we'll continue to focus, we will really be focused on that and we'll continue to perform. नेक्स्ट ईयर भी हम लोग ये रखा है कि मिनिमम $1 बिलियन का डेट रिडक्शन होना चाहिए। ओके, तो अगले साल के लिए भी बढ़िया डेट रिडक्शन का जो घड़ी लगाई है कंपनी ने वो कंटिन्यू होगी। अच्छा, इंडिया कारोबार अच्छा था। यूरोपियन बिजनेस में मेरे ख्याल से इस क्वार्टर में नरेंद्रन सर वन टाइम प्रोविजनिंग थी, कार्बन क्रेडिट की प्रोविजनिंग थी, जिसके चलते शायद वहां पे EBITDA लॉस आपने क्लॉक करे। मुझे समझाएं, एक्स ऑफ वो जो वन ऑफ थे, दरअसल EBITDA परफॉर्मेंस यूरोपियन कारोबार का कैसा था और यूरोपियन ऑपरेशंस का आउटलुक कैसे है? जरूर, तो if we take out the carbon provision and the wage subsidy which we gave back to the government, तो हम लोग का पॉजिटिव EBITDA थे लास्ट क्वार्टर में, एटलीस्ट about 10-15 million euros positive EBITDA would have been the number. But if you look at it quarter on quarter, Q1 से लेके Q3 तक almost there has been on an underlying basis a 200 million euros EBITDA improvement from Q1 to Q3. उसका कारण है, एक है कि रिकवरी स्टार्टेड पोस्ट पैंडेमिक, वॉल्यूम्स बढ़ गया। दूसरा ये है कि स्प्रेड्स भी बढ़ गया क्योंकि इंटरनेशनली प्राइसेस हैव गॉन अप एंड द स्प्रेड्स हैव इंप्रूव्ड। Q4 शुड बी इवन बेटर क्योंकि प्रोडक्शन तो स्टेबल है, डिमांड भी स्टेबल है। और जो हम लोग का यूरोप में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट है, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच वर ड्यू फॉर रिन्यूअल ऑन 1st जनवरी, पर्टिकुलरली विद ऑटो कस्टमर्स, तो वो भी रीनेगोशिएट हुआ है, तो वी विल गेट बेटर प्राइसेस फॉर दोस कॉन्ट्रैक्ट्स। Similarly, contracts with packaging customers are also annual contracts. तो इसी कारण उम्मीद है कि Q4 will certainly be obviously positive EBITDA and much better than Q3. अच्छा, डोमेस्टिक मार्केट्स में नरेंद्रन सर, जो इन्वेंट्री पाइलअप हुआ था, इन्वेंट्री बिल्डअप हुआ था, उसके चलते स्टील कीमतों में हमने दबाव आता हुआ देखा था, लेकिन अब यहां से अगली 2-3 तिमाहियों के लिए तस्वीर कैसी है? कीमतों को लेकर क्या आउटलुक है? So हम लोग को देखना है फ्लैट प्रोडक्ट्स एंड लॉन्ग प्रोडक्ट्स सेपरेटली, क्योंकि फ्लैट प्रोडक्ट्स डिपेंड करते हैं इंटरनेशनल प्राइसेस पे, एंड मोस्ट ऑफ द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इज इन फ्लैट प्रोडक्ट्स। तो इसीलिए इफ इंटरनेशनल प्राइसेस आर स्ट्रांग देन डोमेस्टिक प्लेयर्स विल एक्सपोर्ट, and if international prices are weak, imports will come in. So I think flat products will depend more on that. Flat products में हम लोग देख रहे हैं कि long products से ज़्यादा flat products में stability है, international prices में भी, and everyone is waiting to see post Chinese New Year sentiment क्या है चाइना में, और many people think after Chinese New Year the prices will again go up for flat products. ठीक है, तो चाइनीज न्यू ईयर के बाद कीमतों में शायद फिर से उछाल देखने को मिले। नरेंद्र सर, उस पॉजिटिव आउटलुक पे बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, और कांग्रेचुलेशंस एक बार फिर से उन अच्छे नंबर्स के लिए। और कविता के पास चलते हैं। कविता क्या सबको स्क्रीन पे दिखाइए जो जो इस समय जुड़ चुका है प्लीज। और कविता, क्विकली टाटा स्टील पे चार्ट चेक, क्योंकि मैं देख रहा था लाल से हरे निशान पे जैसे जैसे सर बातचीत कर रहे थे, इन ग्रीन लौटता हुआ टाटा स्टील का काउंटर। यस आशीष जी, एग्जैक्टली टाटा स्टील आप पोजिशनली भी देखें तो मुझे वीकली चार्ट टाइम हायर टाइम फ्रेम पर भी काफी पॉजिटिव है, और पिछले 2 दिन में हमने इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी। अभी अट्रैक्टिव लेवल्स पे है। इंट्राडे के लिए अगर आप देखें 704 रुपए का लेवल, जैसे ही मैं फ्यूचर्स लेवल्स की बात कर रही हूँ, 704 के लेवल्स को जैसे ही क्रॉस करेगा, मुझे लगता है इसमें एक अच्छा मूवमेंट आएगा। 714 रुपए, 724 रुपए के टारगेट्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं। मेरे जो स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना चाहिए वो 695 का करना चाहिए। ओके, 695 के स्टॉप के साथ चलिए क्विकली अब सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। मुझे कई जगह घूमने जाना है, पुणे जाना है, कैथल जाना है। सबसे पहले शुरुआत पुणे के साथ कर रहा हूं, और संगीता जैन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। संगीता मैम को वेलकम। पहले बताएं, आपकी क्वेरी पे आ रहा हूं मैं। पहले ये स्टॉक मार्केट में कब से और जर्नी कैसी रही अब तक? मैं बहुत सालों से हूँ और बहुत अच्छी जर्नी है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड करते थे, फिर मैंने उनका हाईजैक कर लिया बीच में। तो ये हाईजैक मतलब आप हस्बैंड स्टॉक मार्केट में नहीं करते, आप अकेले करते हो? नहीं, फिर अभी उनका रिटायरमेंट हो गया तो वापस उन्होंने उनका ले लिया, मैंने अपना अलग से शुरू कर दिया।
तो जब हस्बैंड का हाईजैक आपने किया था तो वैल्यू क्रिएट करी या वैल्यू डिस्ट्रॉय हुई उस बीच में? दोनों। ओवरऑल पॉजिटिव रहा। हाँ, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अब करते करते वो हाईजैक करने के बाद आप स्टॉक मार्केट सीख गए और अपने खुद का करने लगे हो आप? बहुत अच्छा, अभी तो बहुत अच्छा हो गया मेरा। अरे वाह। तो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो मैम लंबी अवधि के लिए या खरीद फरोख्त करते रहते हो ट्रेडिंग समय समय पे? नहीं, जैसा माहौल रहता है उसके अनुसार काम कर लेती हूँ। और अरे वाह, तो मतलब पोर्टफोलियो बढ़िया चल रहा है, आपकी हंसी भी बता रही है, खुशी बता रही है। स्टॉक दो हैं, पहले से शुरुआत करते मैम। तो आपसे बात करने की है। हाँ, तो मैं भी इसीलिए मुस्कुरा रहा था मैम। पहला स्टॉक कौन सा? एक मिनट, सबसे ज्यादा पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने सास बहू की इमेज को बड़ी अच्छी बना दिया, सास बहू सेंसेक्स में कन्वर्ट करके। थैंक यू मैम। पर ठीक है ना, ये प्लेटफॉर्म लॉजिकल है ना? जी। तो हाँ। मेरे पास में भारत डायनेमिक है 380 के 400 शेयर्स। 380 के 400 शेयर्स। तो फिर ये किस लॉजिक से लिया था? ये ट्रेडिंग वाला मन था मैम या लंबी अवधि के लिए भारत डायनेमिक्स खरीदा? नहीं, अभी स्टोरी थी इसका डिफेंस की, हाँ। तो उसके लिए ले लिया था। फिर वो बढ़ा था, लेकिन उस समय हमने लोभ आ जाता है ना कभी कभी। हाँ। तो फिर नहीं सेल किया, फिर वो नीचे आ गया उसके बाद। ठीक तो बात। अभी रखे हुए हैं, क्या करना उसमें। क्या करना है कविता जी? 380 पे लिया, 340 पे चल रहा है और मेरे ख्याल से वाकई लंबा कंसोलिडेशन, बहुत शांत कामकाज हो गया है स्टॉक में। क्या करना चाहिए? वेल आशीष जी, स्टॉक अच्छा है और फंडामेंटली भी काउंटर काफी अच्छा है। मुझे लग रहा है अगर आपका नजरिया थोड़ा सा मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म भी है तो स्टॉक में आपको बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं नीचे में, क्योंकि आप देखिए कंसोलिडेशन में स्टॉक चला गया है तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है अपसाइड आने के लिए। 320 रुपए का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए, जो कि एक एवरेज सपोर्ट भी है। मुझे लगता है अपसाइड में आपको टारगेट्स दिख सकते हैं 350, 360, 380 के लेवल्स को ये दोबारा अप्रोच करेगा। कोई लंबी तेजी इसमें 365 का लेवल्स वंस क्रॉस हो उसके बाद ही कह सकते हैं, क्योंकि वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। बट अभी फिलहाल आप इसमें बने रहें 320 का एक स्टॉप लॉस लगा के। ठीक बात। तो मैम शायद आपको आपकी बाइंग का लेवल दिख जाए, लेकिन आपको 320 के स्टॉप के साथ यहां पे खड़ा होना है। हरियाणा के कैथल में जा रहा हूं, खुशबू गोयल आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। और खुशबू मैम वेलकम। आप कब से शेयर बाजार में मैम, और आपकी जर्नी कैसी रही? सर बहुत अच्छी रही मेरी जर्नी। मैंने आपको लास्ट में बताया था सर, मेरा लॉकडाउन से मैंने स्टार्ट किया था। हाँ। शेयर इंटरेस्ट दिखाया था और काफी कुछ सीख गई हूँ मैं और काफी अच्छा रहा सर मेरा एक्सपीरियंस। अरे वाह। अच्छा, सवाल कौन सा है खुशबू इस बार? सर मैंने ना 1.5-2 महीने पहले 400 IRCTC लिए थे 1450 रुपए में। हाँ। तो सर मैं अब जानना चाहती हूँ कि मैं इसमें प्रॉफिट बुक करूँ या फिर मैं अभी इसे होल्ड करूँ। अरे वाह। तो 1450 में लिया, मेरे ख्याल से 1650 के आसपास कामकाज होता हुआ। क्या करना चाहिए खुशबू? वैसे आपने जब लिया था तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या फिर एक मोमेंटम को प्ले कर रहे थे, मोमेंटम को चेज कर रहे थे खबरों को? लॉन्ग टर्म के लिए ही लिया था मैंने ये शेयर। हाँ, पर अच्छा मीनिंगफुल प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? कविता, कैसे अप्रोच करते हैं आप? अगर 180-190 रुपए कमा रहे होते, बने रहना है, ट्रेल करना है स्टॉप लॉस को, या फिर जो दिख रहा है उसे बुक कर लिया जाए? वेल आशीष जी, फिलहाल एक अच्छे प्रॉफिट में है, 1631 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है इसमें अभी फिलहाल फर्दर अपसाइड मुझे 1800 तक आती हुई दिखती है। आप ट्रेल करें अपनी स्टॉप लॉस को। 1580 का अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं उसे मेंटेन करें। एंड फर्दर पोजीशन मुझे ऊपर 1750-1800 तक के लेवल्स के लिए ओपन दिखता है। अरे वाह। तो और भी मुनाफा, 1800 तक जाने की तैयारी, यानी कि मौजूदा भाव से भी 170 रुपए ऊपर। और होल्ड करना ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी इसीलिए भी है क्योंकि अनलॉक के अंतर्गत अब धीरे धीरे मेरे कहा जा रहा है मार्च में और भी ट्रेंड्स नॉर्मलाइजेशन की तरफ रिज्यूम करेंगी। जैसे से होगा मुझे लगता है ये स्टॉक और भी शायद तूल दिखाए। हाँ, करेंगी। जैसे से होगा मुझे लगता है ये स्टॉक और भी शायद तूल दिखाए। हाँ, स्टॉप लॉस ट्रेल करें और होल्ड करना चाहिए स्टॉक में, ज्यादा वाजिब स्ट्रैटेजी। ब्रेक के उस पर आपको आपकी स्क्रीन पे वैशाली नजर आ रही हैं, उनसे भी करनी है बातचीत, लेकिन एक काम करते हैं, क्विकली छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद सवाल जवाब के सिलसिले को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय बाजार थोड़ी सी वीकनेस क्रीपन वापस होती हुई, तो सेंसेक्स 1/4% का दबाव, लेकिन वोलेटाइल है। कल की फ्लैट लाइन के आसपास ही इस समय कामकाज मोटा मोटी होता हुआ
आपको नजर आएगा। लेकिन अब क्विकली पुणे जा रहा हूं, वैशाली आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। वैशाली हाय, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। बताएं आपकी जर्नी स्टॉक मार्केट में कब शुरू हुई मैम, और पैसा आ रहा है ना घर पे? आ रहा है, डोंट वरी। करीबन 5 साल से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रही हूँ। 1.5 साल पहले हमने सॉरी आई जंप टू माय क्वेश्चन एक्चुअली 5 साल से इन्वेस्ट कर रही हूँ शेयर मार्केट। नहीं आप यू कैन जंप। उसके बाद 1.5 साल पहले क्या हुआ? 1.5 साल पहले हमने बजाज फिनसर्व नाम का शेयर लिया था, करीबन 150 शेयर लिए थे हमने उसके। तभी उसका रेट कुछ 7040 था। और फिलहाल आज उसका रेट कुछ 10,280 है। सो माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, क्या रेट तक उसको होल्ड करना है और कितने समय तक? 7040 1.5 साल पहले लगाया था, तो आपने फिर इसको गिरते हुए भी देखा होगा मेरे ख्याल से। जब 4,000 रुपए तक गिरा था, होल्ड करा, स्टेप पुट रही, और अब इवेंचुअली फायदा मिल रहा है उस स्ट्रैटेजी का। 3-3.5 रुपए पर शेयर का मुनाफा आता हुआ। कहां तक जा रहा है ये कविता? पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मैडम, आप अच्छे मुनाफे में हैं। और स्टिल अगर मैं इसे चार्टिकली देखूं तो वीकली चार्ट पर एक बहुत बेहतरीन फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट आया है। तो मुझे लग रहा है कल जब आपके इस स्टॉक के लेवल्स देख रहे थे, आज ही एक अच्छा मूव भी दिया है, 10K के ऊपर निकल चुके हैं। मुझे 13K तक ये जाता हुआ दिखता है। 13,000 के लेवल्स इसमें आते हुए दिखेंगे। मेरे जो आपने पोजीशंस ली है, आप उस पर एक ट्रेल करें। स्टॉप लॉस 9,200 का स्टॉप लॉस आप एक ट्रेल कर सकते हैं, और 13,000 तक के लिए इसमें होल्ड करें पोजीशंस को। ओके, अगला सवाल क्या है वैशाली? अगर मुझे अपनी बेटी के लिए इन्वेस्ट करना हो तो कौन सी इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए? हाँ कविता, आप अपने लड़के के लिए कहाँ पैसा लगाया है? ओके, देखिए अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं तो हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज उनमें इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। इंश्योरेंस सेक्टर में आप देख रहे हैं एक पेनिट्रेशन कम है, तो आप देख सकते हैं HDFC लाइफ जैसे काउंटर देखें, पॉलीकैब काउंटर है, आप इनमें इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करें। मैंने इन्वेस्ट किया है इन पॉलीकैब इटसेल्फ, तो आप वहां भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। HDFC लाइफ, पॉलीकैब जैसी कंपनी। और क्विकली संगीता मैम, भारत डायनेमिक्स के बाद अगला स्टॉक, बस क्विकली सवाल पूछे, बस समय नहीं है। बस में ये है फ्यूचर सप्लाई है, 200 शेयर 106 रुपए में खरीदे हुए। 106 में खरीदा है, इन्हीं की बाइंग के आसपास खड़ा हुआ है। करेक्शन हुआ, तगड़ा कंसोलिडेशन, क्या करना चाहिए? वेल आशीष जी, फ्यूचर सप्लाई के फंडामेंटल्स अगर लुक आफ्टर करें तो इट्स नॉट दैट ऑल दैट अट्रैक्टिव, और चार्ट्स भी मुझे कुछ अट्रैक्टिव फिलहाल नहीं लगता है। 9980 का फिलहाल लेवल चल रहा है। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें आप 80 के लेवल्स के लिए। मुझे लगता है अपसाइड आप थोड़ा अगर समय दें तो हो सकता है इसमें लेवल्स 100-108 के लेवल्स की तरफ ये मूव ऑन करते हुए दिखे, बट 80 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 80 का डीप हो जाएगा, इसको एग्जिट कर ले, इनकी बाइंग के आसपास ही खड़ा है, फिर काय को रखें? फिलहाल इट इज 99 क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है। मुझे लगता है बेटर चॉइस अवेलेबल है इसी अगर सेक्टर में वो जाना चाह रहे हैं तो कॉनकोर एक डिसइन्वेस्टमेंट का आप देख सकते हैं, काउंटर भी है, वहां पर अच्छे मूव आते हुए देख सकते हैं। VRL लॉजिस्टिक देख सकते हैं। अगर लॉस बुक कर सकते हैं तो करंटली आप इन लेवल्स पर लॉस बुक करें और शिफ्ट करें अपने फंड्स को अनदर काउंटर। ठीक बात। संगीता, खुशबू, वैशाली जी, आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और कविता, आपका तो स्पेशल थैंक, बाजार पे, टाटा स्टील पे सारी क्वेरीज को बखूबी सुलझाने के लिए और अपना समय देने के लिए। इस नोट पर आज के सास बहू और सेंसेक्स में इतना ही। कल नहीं, अभी तो वेडनेसडे हुआ है, कल थर्सडे है, तो कल एक और चैप्टर बचा, उसके बाद वीकेंड स्पेशल आएगा। तो कल होगी आपसे फिर से मुलाकात इस प्लेटफॉर्म पे। ब्रेक के उस पार हर्षदा जुड़ेंगी जो लेकर आएंगे आपके लिए मिड कैप मंथ। नमस्कार।